11.2.5 आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्जिबल। क्या भिन्न प्रकार की जो एनर्जी फॉर्म है वो इंटर कन्वर्जिबल है? कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? क्या हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? वी फाइंड इन नेचर अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमें नेचर में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन हुआ है। एक्टिविटी 11.13 सिट इन स्मॉल ग्रुप, डिस्कस अ वेरियस वे ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन नेचर। एक छोटे ग्रुप में बैठिए और एनर्जी के कन्वर्जन नेचर में किस प्रकार से भिन्न प्रकार से जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है उसके बारे में डिस्कस कीजिए। डिस्कस फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ग्रुप, और अपने ग्रुप में निम्नलिखित क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कीजिए। हाउ डू ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड? कैसे ग्रीन प्लांट भोजन बनाते हैं? वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? और ये अपनी एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? वाई डज द एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? और एयर एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे मूव करती है? हाउ आर फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म? और कैसे फ्यूल जो ईंधन होते हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम बनते हैं? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सस्टेन द वाटर साइकिल? और किस प्रकार का एनर्जी जो है कन्वर्जन वाटर साइकिल में कन्वर्जन को बनाए रखता है। एक्टिविटी 11.14 मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द गैजेट वी यूज इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज और गैजेट्स हैं जिसमें कि एनर्जी का कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज एंड गैजेट। इस प्रकार के गैजेट और एक्टिविटीज की लिस्ट बनाइए। आइडेंटिफाई इन ईच एक्टिविटी एंड गैजेट द काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक प्लेस। और आइडेंटिफाई करिए जो भी एक्टिविटी है या गैजेट है कि उसमें किस प्रकार की एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। 11.2.6 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन एक्टिविटी 11.13 एंड 11.14 वी लर्न दैट द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दोनों एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदली जा सकती है। व्हाट हैपेंड टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस? इस प्रोसेस के दौरान और इस प्रोसेस के बाद जो टोटल एनर्जी है उसके साथ क्या होता है? क्या उसमें कमी आती है या वो बढ़ जाती है? व्हेनेवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म, जब भी कभी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, द टोटल एनर्जी रिमेन अनचेंज, तो जो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी संरक्षण का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे क्रिएट किया जा सकता है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन द सेम। और जो टोटल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और बाद में समान रहती है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। The law of conservation of energy is valid in all situation and for all kind of transformation. जो law of energy of conservation है वो सभी situation और सभी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैलिड है। Consider a simple example. एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, उससे समझते हैं इस चीज को कि कैसे सेम रहती है एनर्जी। Let an object of mass m, किसी m ऑब्जेक्ट मास का हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, एंड बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द हाइट h, और इसको h हाइट से स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी mgh, स्टार्ट में प्रारंभ में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है। एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। व्हाई इज द काइनेटिक एनर्जी जीरो? काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है? द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दस mgh, जो उसकी टोटल एनर्जी है, नहीं सॉरी एक लाइन बीच में छूट गई है। Why is the kinetic energy zero? Kinetic energy zero क्यों है? Is it zero? ये zero है because its velocity zero. Kinetic energy इसलिए zero है क्योंकि उसकी velocity zero है। Velocity मतलब उसमें वेग नहीं है, वो जो चीज है उसमें गति नहीं है, इसकी वजह से kinetic energy zero है। The total energy of the object is thus mgh, जो total energy किसी भी ऑब्जेक्ट की वो mgh है। As it falls, जैसे ही ये गिरता है, its potential energy will change into kinetic energy। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट गिरना शुरू होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट, दिए उदाहरण में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है v है,
द काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ mv², तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² होगी। एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू, और जैसे ही ऑब्जेक्ट लगातार गिरना शुरू करता है, द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज व्हाइल द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज गिर रही है तो उसमें गति आ गई है, गति आने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। When the object is about to reach the ground, जैसे ही अबाउट जो ग्राउंड पे पहुंचने वाला होगा कोई ऑब्जेक्ट, तो h इज इक्वल टू 0, यानी ग्राउंड पे वो पहुंचने वाली है तो h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हाइट उसकी। एंड v विल बी द हाईएस्ट, और जो वेग होगा, वेलोसिटी होगी, वो हाईएस्ट होगी। Therefore the kinetic energy would be the largest and potential energy the least, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो लार्जेस्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। However, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be the same at all point, और सभी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा, जो जोड़ होगा, वो समान होगा। जैसे कि इसके लिए क्या फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट है वो, स्थिर है। mgh प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू कांस्टेंट। The sum of kinetic energy and potential energy of an object is its total mechanical energy, जो सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम ऐसे अलग अलग नहीं कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। हम उसको कहेंगे इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की इतनी है। We find that during the free fall of the object, हमने पाया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है ऊपर से, the decrease in potential energy at any point in its path, तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी कम होती चली जाती है। appear as an equal amount of increase in kinetic energy, और उतने ही अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मान लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 60 थी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, 60 से 50 पर आती है, 10 कम हो गई तो 10 ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी 40 पर आती है तो 20 काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उतनी ही मात्रा में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। देयर इज thus a continuous transformation of gravitational potential energy into kinetic energy, इस प्रकार लगातार ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में। यानी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाती है और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और लास्ट पॉइंट पे जब वो ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचता है तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट हो जाती है। एक्टिविटी 11.15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर, कोई ऑब्जेक्ट जिसका वजन 20 kg है उसको 4 मीटर की हाइट से गिराया जाता है। Fill in the blank in the following table by computing the potential energy and kinetic energy in each case, तो नीचे जो टेबल दे रखी है इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को भरिए कि जब वो 1 मीटर पर गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज हुई और कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, 2 मीटर पे कितनी हुई, 3 पे कितनी हुई, 4 पे कितनी हुई। इसका सीधा कैलकुलेशन ये है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी उतनी ही मात्रा में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और दोनों का जो जोड़ आएगा, जो सम आएगा, वो समान होगा। इसको आप भर लीजिएगा। For simplifying the calculation, take the value of g as 10. इस ऊपर की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने g की वैल्यू 10 मानी है, तो 10 वैल्यू रखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं टेबल को ऊपर की। Now come to the next heading 11.3, rate of doing work. Do all of us work at the same rate? क्या हम सभी सेम गति से कार्य करते हैं, सेम स्पीड से काम करते हैं? Do the machine consume और transfer energy at the same rate? और क्या सभी मशीन्स जो है एनर्जी को जो कंज्यूम करती हैं, काम करने में जो एनर्जी कंज्यूम करती हैं, क्या वो समान होती है? मतलब ये है कि क्या सभी मशीनें एक ही गति से कार्य करती हैं? एजेंट दैट ट्रांसफर एनर्जी टू डू वर्क एट डिफरेंट रेट्स, जो एजेंट्स होते हैं जो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं वो अलग अलग गति से करते हैं। यानी हर मशीन के अंदर एजेंट्स होते हैं जो एनर्जी ट्रांसफर का काम करते हैं, उनकी जो गति होती है, उनकी जो दर होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी, इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं हम। एक्टिविटी 11.16, कंसीडर 2 चिल्ड्रन ए एंड बी, मान लीजिए 2 बच्चे हैं ए और बी। लेट अस से दे वे द सेम, ये कह सकते हैं कि दोनों का वे भी समान है, यानी वजन भी समान है। बोथ स्टार्ट क्लाइंबिंग अप अ रोप सेपरेटली, दोनों अलग अलग रस्सियों पे चढ़ना शुरू करते हैं। बोथ रीच अ हाइट ऑफ 8 मीटर, दोनों 8 मीटर की हाइट पर पहुंच जाते हैं।
Let us say the A takes 15 seconds while B takes 20 seconds to accomplish the task. A ने 15 सेकंड का और B ने 20 सेकंड का टाइम लिया अपने टास्क को पूरा करने के लिए. What is the work done by each? दोनों के द्वारा क्या कार्य किया गया? The work done is the same. जो कार्य किया गया वो समान है. However, A has taken less time than B to do the work. जबकि A ने B के कंपैरिजन में कम समय लिया काम को करने में. Who has done more work in a given time? Say in 1 second. किसने ज्यादा काम किया दिए हुए समय में? 1 सेकंड में बताइए इस बात को कि 1 सेकंड में किसने ज्यादा किया. A stronger person may do certain work in relatively less time. एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो होता है किसी निश्चित कार्य को कम समय में कर लेता है. A more powerful vehicle would complete a journey in a shorter time than a less powerful one. एक जो पावरफुल व्हीकल होता है यानी पावरफुल इंजन जो होता है किसी गाड़ी के अंदर वो उस व्हीकल को पावरफुल बनाता है. तो यानी कोई भी पावरफुल व्हीकल जो है वो लंबी जर्नी को लंबी यात्रा को कम समय में कर लेता है कंपैरेटिवली कम पावरफुल व्हीकल के. वी टॉक ऑफ द पावर ऑफ मशीन लाइक मोटर बाइक एंड मोटर कार्स. हम किसकी बात कर रहे हैं पावर की? जैसे कि मोटर बाइक और मोटर कार की जो पावर होती है. द स्पीड विद विच दीज व्हीकल चेंज एनर्जी और डू वर्क इज द बेसिक फॉर देयर क्लासिफिकेशन. जो स्पीड है जिसके साथ में ये व्हीकल अपनी एनर्जी को कार्य करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो यही इसी से इनका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है. यानी कि कोई भी कार का हम जो बातें कर रहे हैं क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका वर्गीकरण कर रहे हैं वो उसकी एनर्जी की फॉर्म में कर रहे हैं. उसके आउटफिट की नहीं कि कार दिखने में ऐसी है बड़ी है छोटी है कैसी है व्हीकल उससे नहीं. एनर्जी कि कितने समय में उसने कितनी दूरी तय करी उसके आधार पर हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे. पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन. पावर जो है मेजर करी जाती है स्पीड की. जो कार्य किया गया तो उसकी पावर कैसे मेजर करोगे कि वो कितनी स्पीड से ड्राइव हुई है गाड़ी या व्हीकल. दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन कि कितना तेज और कितना धीरे कार्य को किया गया. पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. पावर जो है वो कैसे निर्धारित की जाती है परिभाषित की जाती है रेट ऑफ डूइंग वर्क कि कितनी स्पीड से कार्य किया गया या फिर कितनी स्पीड से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुई. इफ एन एजेंट डज अ वर्क W इन टाइम T. यदि कोई एजेंट है जो W कार्य को T टाइम में करता है देन द पावर इज गिवन. तो जो पावर दी जाएगी वो क्या होगी? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम W अपॉन T. द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट इन द ओनर ऑफ जेम्स वॉट. जो यूनिट है पावर की वो वॉट है जो इसके ओनर के नाम पे रखा गया जेम्स वॉट के नाम. हैविंग द सिंबल ऑफ W जिसका सिंबल क्या है W है कैपिटल W. द 1 watt इज द पावर ऑफ एजेंट. 1 watt का कोई पावर ऑफ एजेंट है विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड जो कि 1 जूल पर सेकेंड की रेट से कार्य करता है. यानी एक वाट पावर जो है 1 जूल पर सेकेंड के रेट से कार्य करती है. वी कैन ऑल्सो से दैट पावर इज 1 watt व्हेन द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल पर सेकेंड. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक पावर जो है 1 वाट जो है लगती है जब 1 जूल पर सेकंड की दर से कार्य होता है या एनर्जी कंज्यूम होती है तो 1 वाट पावर लगती है. 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. वी एक्सप्रेस लार्जर रेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट्स. और जब बड़ी मात्रा में एनर्जी या पावर का कंजप्शन होता है तो हम उसको किलोवाट में मेजर करते हैं. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट या फिर 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड कार्य जो किया जाएगा. इतनी पावर से इतने जूल पर सेकंड का कार्य किया जाता है. द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विद टाइम. जो पावर ऑफ एजेंट है वो समय के अनुसार वेरी करता है. दिस मीन्स दैट इसका मतलब है कि एजेंट में भी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. जो एजेंट है वो भिन्न भिन्न प्रकार की गति से कार्य करता है अलग अलग समय अंतराल पे. देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज यूजफुल. इसलिए हम एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा लाभदायक है क्योंकि किसी की स्पीड ज्यादा है किसी की कम है तो हम एवरेज स्पीड लेके चलते हैं. वी ऑब्टेन एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द टोटल टाइम टेकन. वी ऑब्टेन हम प्राप्त करते हैं एवरेज पावर. हमें एवरेज पावर कब मिलती है? जब हम टोटल एनर्जी जो ली गई है कंज्यूम की गई है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज पावर प्राप्त हो जाती है. यानी किसी व्हीकल की जब हमें एवरेज पावर प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे कि उसकी टोटल एनर्जी जितना उसमें पेट्रोल या डीजल जो भी लगा टोटल एनर्जी जितनी उसने कंज्यूम करी है और कितने समय में वो टाइम लिया उसने पहुंचने के लिए, इससे हम उसकी एवरेज पावर का पता लगाते हैं. इसी से व्हीकल की हम जब व्हीकल बनाया जाता है तो उसकी जो है किलोमीटर पर घंटे की जो रफ्तार हम निकालते हैं वो इसी फॉर्मूले से निकालते हैं कि टोटल एनर्जी कंज्यूम जो की गई वो प्लस टोटल टाइम टेकन. इससे हम उसकी एवरेज पावर को पता करते हैं.